शुरू हो चुकी हैं, उसकी तरफ भी मैं आऊँगा। वज़ीर-ए-आज़म आज सुबह जो हमारी सियासी कमेटी की मीटिंग हुई बनीगाला में, उसमें कुछ अहम फैसले भी किए गए हैं, वो भी उससे भी आपको जो है वो उसके ऊपर भी आपको जो है वो एतमाद में लूँगा, और जो बाकी हमारे इश्यूज़ हैं उन पे भी सवाल जवाब भी देख लेंगे। आज सुबह से आप देख ही रहे हैं कि 2 जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई, जिसमें आपने देखा कि वो जो जिस तरीके से आपने देखा कि एक हारे हुए पहलवानों की 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस आपने देखी, बिलावल भुट्टो की और फजलुर रहमान की, और दोनों जो हैं उनका चेहरों से पता चल रहा है कि हालात किधर जा रहे हैं। और अभी फिर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की जो बयान है वो भी आपके सामने आया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि सियासी महाज के ऊपर हम मुकम्मल एतमाद से खड़े हैं, और यही वो प्राइम मिनिस्टर साहब का बयान है जो कि हुकूमत की पॉलिसियों से भी झलक रहा है। लेकिन आज सुबह जो सियासी कमेटी की मीटिंग हुई, उसमें हम जिस पर सबसे ज़्यादा कंसर्न का इजहार किया गया है वो एक पूरी मुहिम है जो हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ चलाई जा रही है, और उसमें बारहा हमने ये तंबीह भी की है, बात भी की है कि ये सियासत को इस तरह से आप गंदा ना करें। और ये सिलसिला फिर शुरू हुआ है मौलाना फजलुर रहमान के कल के एक इंटरव्यू से, क्लिप से। कल उन्होंने सवाल किया था और जवाब किया था, ज़रा वो पहले देखिए। दिल्ली वाला एक्सपेरिमेंट था, किसी एक फर्द वाहिद का एक्सपेरिमेंट नहीं था, पीछे पूरा एक माइंड सेट था। जिम्मेदारी एक फर्द पर डालकर उस माइंड सेट को एनआरओ तो नहीं दिया जा रहा। क्या उस माइंड सेट से ये एश्योरेंस ली गई है कि जब कभी हालात ट्रैक पे वापस आएंगे तो कोई नया एक्सपेरिमेंट नहीं किया जाएगा? हम सब जमहूरी कुव्वत है, जमहूरी रवैये न इंतकाम के हवाले से मुरतब होती हैं, न इनकलाब के हवाले से मुरतब होती हैं। तदरीजी इस्लाहात की बुनियाद पर हमें आगे जाना होता है। सब हमारे मसाइल हैं, उन मसाइल को तदरीजी इस्लाहात के जरिए से मुस्तहकम जमहूरियत तक पहुंचाना चाहेंगे। हम इस मुल्क में अपने इदारों की इस्लाहात की भी सोच रखते हैं। आईन के अंदर तमाम इदारों के दायरे कार मुतय्यन हैं, उसकी तरफ आगे बढ़ना चाहेंगे ताकि मुल्क के अंदर कभी इस किस्म की शिकायतें या सवालात पैदा ही ना हो, जो कि फजलुर रहमान और नवाज शरीफ का आइडिया है। और ये इस्लाहात क्या हैं कि ये हमेशा जब भी इन्होंने साजिश की, इनको इक़्तिदार मिला, इन्होंने पाकिस्तान की फ़ौज को पंजाब पुलिस पे जैसा कंट्रोल नवाज शरीफ एंड कंपनी ने एक्सरसाइज किया, ये वैसा कंट्रोल बनाने के लिए इन्होंने सही की। और ये जो कल का इनका बयान है और जो सवाल भी है, उसको अगर आप जोड़ के देखें तो आपको मालूम होगा कि जो एजेंडा दोबारा ये दे रहे हैं वो ये दे रहे हैं कि हम एक ऐसी इस्लाहात का निज़ाम बनाना चाहते हैं जिससे हम फ़ौज के ऊपर भी एक सियासी कंट्रोल अपना जो है वो हासिल कर सकें। और इस वक्त जो तमाम तर ख्वाहिशात हैं इनकी, वो तकरीबन इसी तरफ आगे जो हैं वो बढ़ी हैं। और ये सिलसिला नया नहीं है। इससे पहले मेमो गेट के ऊपर आपने देखा कि जब मेमो गेट का स्कैंडल आया था उससे कैसे पर्दा हटा था, और मेमो गेट का स्कैंडल क्या था, सिर्फ आपको रिफ़्रेश करा देता हूँ कि उसमें क्या बात हुई थी। 2 मई 2011 स्टेल्थ हेलीकॉप्टरों पर सवार अमरीकी कमांडोज अफगानिस्तान से उड़ान भरने के बाद पाकिस्तान के शहर एबटाबाद में कायम एलीट मिलिट्री स्कूल काकूल अकेडमी से चंद किलोमीटर दूर एक वसी और अरीज घर में उतरते हैं और कामयाब कार्रवाई के बाद बहफाजत वापस चले जाते हैं। अमरीकी सदर बराक ओबामा कौम से खिताब करते हुए उसामा बिन लादेन की पाकिस्तान में मौत की खबर सुनाते हैं। न कोई सबूत, न दलील, सिर्फ एक दावा। इल्जाम पाकिस्तानी खुफिया अदारों पर धर दिया जाता है कि वो उसामा बिन लादेन को पनाह फराहम कर रहे थे। उस वक्त के सदर आसिफ अली जरदारी को मुबैना तौर पर फिक्र लाहक होती है कि अब फौज मार्शल लॉ नाफिज कर देगी। अपने इक़्तिदार को महफूज बनाने के लिए सदर पाकिस्तान उस वक्त अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर हुसैन हक्कानी को हुक्म देते हैं कि वो अमेरिकी चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल माइक मोलन से रब्ता करके हर मुमकिन मदद हासिल करें। हुसैन हक्कानी अमेरिकी फौजी क़यादत से खुफिया रब्ता करने के लिए अपने दरीना दोस्त मंसूर एजाज को कासद का किरदार अदा करने के लिए कायल करते हैं। इस सिलसिले में दोनों के दरमियान कई दिनों तक टेक्स्ट मैसेजेस और तवील फ़ोन कॉल्स का भी तबादला होता है। बाद अज़ां मंसूर एजाज हुसैन हक्कानी की हदायत के मुताबिक एक खत का मतन तैयार करते हैं और हुसैन हक्कानी को यह मतन तस्हीह के लिए अरसाल करते हैं। साथ ही
یہ یقین دہانی بھی طلب اندراجات کو پاکستان کے معزز ترین عہدے یعنی صدر پاکستان کی مکمل حمایت حاصل ہو۔ حسین حقانی اس متن کی تصحیح کے ساتھ ساتھ منصور اعجاز کو یقین دہانی کراتے ہیں کہ صدر پاکستان اس خط کے مندرجات سے مکمل طور پر متفق ہیں اور وقت آنے پر کیے گئے وعدوں کو پورا بھی کریں گے۔ بعد ازاں منصور اعجاز اس وقت کے امریکی نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جیمز جونز کے ذریعے یہ خط جنرل مائک مولن تک پہنچا دیتے ہیں۔ خط ارسال کیے جانے کے ٹھیک 5 ماہ بعد حسین حقانی کے قاصد اور قابل اعتماد دوست منصور اعجاز فائنینشل ٹائمز میں ایک مضمون لکھ کر خط کا بھانڈا بھرے چوراہے میں پھوڑ دیتے ہیں۔ یہ کلپ اور یہ کچھ میں آپ کو اس لیے یاد کرانا چاہتا ہوں کہ آپ کے ذہن میں ہو کہ یہ جو پاکستان کی فوج کو مسلح کرنے کا جو ایک خواب ہے، یہ زرداری صاحب کا، فضل الرحمان کا، نواز شریف کا بڑا پرانا نہیں، بہت پرانا ہے اور ہمیشہ انہوں نے اسی طریقے سے کام کیا۔ یہ ابھی آپ نے زرداری صاحب کا میمو گیٹ کا کلپ دیکھا، ابھی آپ ڈان لیکس کا نواز شریف صاحب کی سوچ دیکھیے اور اس کو پھر آگے ڈسکس کرتے ہیں۔ سول حکومت تو ان کو اس خبر میں یہ انڈیکیشن دی گئی، اس طرح کہا گیا کہ غالباً سول حکومت تو ان کو کنٹرول کرنا چاہتی ہے، سول حکومت ان کو ڈی ویپنائز بھی کرنا چاہتی ہے، لیکن اس کے رستے میں آئی ایس آئی غالباً سب سے بڑی رکاوٹ ہے، اور آئی ایس آئی کو ناراضگی کا اظہار کیا گیا میٹنگ میں کہ آپ کے لوگ جو ہیں وہ ہمیں اس پہ کام نہیں کرنے دیتے۔ یہ وہ چیز تھی جو کہ ایک تو حقائق کے منافی تھی، انٹرنیشنلی اس کا ایک بہت ہی گندا فال آؤٹ ہو سکتا ہے آپ کے ملک کی سیکیورٹی کے اوپر، لہذا آرمی کی طرف سے اس کا ریاکشن آیا، چیف آف آرمی سٹاف نے اس پہ بڑے پریشانی کا اظہار یہ تھا ڈان لیکس کا ایک کلپ۔ اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے جب نواز شریف کی جو ملاقاتیں ہوئیں انڈین بزنس مینوں کے ساتھ، جس میں برکھا دت جو کہ ایک مشہور صحافی ہیں ہندوستان کی، انہوں نے اپنے اخبار میں لکھا اور جس کی کبھی تردید نہیں کی گئی، برکھا دت نے اپنی کتاب میں کیا لکھا وہ بھی ذرا دکھا دیجیے۔ یہ برکھا دت کی کتاب میں جو لکھا گیا ہے وہ اب آپ کے سامنے ہے کہ انہوں نے یہ لکھا کہ مودی ہے انڈینائبل سیکرٹ میٹنگ ان کھٹمنڈو۔ نواز شریف نے کھٹمنڈو میں گئے اور وہاں پہ انہوں نے ہندوستان کے لوگوں کے ساتھ اور مودی کے ساتھ جو ہے وہ اپنی میٹنگ کی، اور وہ میٹنگ جو تھی وہ کسی طور کے اوپر جو ہے وہ اس کو ظاہر نہیں کیا گیا تھا۔ اور یہ جو دونوں پرائم منسٹرز کی میٹنگ ہوئی یہ نواز شریف کے کھٹمنڈو دورے میں ہوئی، جہاں نریندر مودی کے ساتھ انہوں نے ملاقات کی۔ اس کے بعد نریندر مودی کو بلایا گیا پاکستان میں اپنی نواسی کی شادی میں، اور وہ کابل سے بغیر ویزے کے پاکستان آ گئے، اور یہ وہی وقت تھا جب نریندر مودی نے یہ بیان دیا کہ پاکستان کے فوج کے آرمی چیف اس وقت جنرل راحیل شریف تھے، ان کو انہوں نے کہا کہ وہ تو ٹیررسٹ ہیں لیکن نواز شریف جو ہیں وہ مسائل کا حل چاہتے ہیں اور وہ بڑے محب وطن ہیں۔ اور اس کے بعد اسی نریندر مودی کو پاکستان بلایا گیا، جنہوں نے پاکستان کی افواج کے اوپر ایک لیتھل حملے کیے پاکستان کی فوج کے اوپر، اور اسی وقت وہ ان کی جو نواسی تھی ان کی شادی میں شرکت کر رہا تھا۔ اور اس کے بدلے میں نواز شریف نے انڈیا کو کیا آفر کیا وہ ہماری سابقہ جو اسپوکس پرسن ہیں پاکستان کی، انہوں نے اپنے انٹرویو میں بتایا، ذرا دکھا دیجیے۔ کی بات کر لیتے ہیں۔ وہ چودھری اعتزاز احسن جو ہیں انہوں نے ایک دفعہ سٹیٹمنٹ دی تھی، انہوں نے کہا کہ اگر نواز شریف جو ہیں وہ کلبھوشن یادو کا نام آن فلور آف دا پارلیمنٹ لے لیتے ہیں، یا نواز شریف جو ہیں وہ کسی اپنی تقریر میں تذکرہ کر دیتے ہیں انڈین انوالومنٹ کا بلوچستان میں، تو وہ کوئی 1,00,000 2,00,000 روپے انہوں نے کہا میں غریبوں میں بانٹوں گا۔ وہ موقع نواز شریف نے نہیں دیا۔ شریف فیملی جو ہے وہ پرو انڈیا تھی، بالکل تھی، ان کی شاید بزنس انٹرسٹ بھی تھیں۔ اور یہ جو ایک ہم نے دیکھا کہ ایک بہت پرانی پاکستان کی پالیسی کی بھی ایک پالیسی، گورنمنٹ کی پالیسی ہے کہ اگر کوئی پاکستانی لیڈر یا سینئر آفیشل دہلی جائے گا تو وہ حریت لیڈرز سے، کشمیریوں سے ضرور ملاقات رکھی جاتی ہے۔ پرائم منسٹر نواز شریف جب دہلی گئے
اور پرائم منسٹر مودی کی سویرنگ ان سیریمنی تھی جو ان کی اوتھ ٹیکنگ سے انہوں نے کشمیریوں سے ملاقات نہیں کی. نیشنل فورم پہ پاکستان کے پرائم منسٹر بولتا ہے, اس میں دفتر خارجہ کا انپٹ ضرور شامل ہوتا ہے. تو کیا دفتر خارجہ کہتا تھا کہ یہ بات نہیں کرنی, انڈیا کے اوپر بات نہیں کرنی, ان تقاریر میں کلبھوشن جادو کا نام نہیں لینا, بلوچستان میں انڈین انوالومنٹ کا نام نہیں لینا, یا یہ پرائم منسٹر ہاؤس میں ڈیسائیڈ ہوتا تھا؟ بلکہ پرائم منسٹر یہ بھی کہتے تھے کہ دفتر خارجہ نے بھی نہیں لینا. اچھا, دفتر خارجہ نے بھی نام نہیں لینا. یہ جی بالکل, اس قسم کی انسٹرکشنز آتی تھیں. جہاں تک ان کا یو این جی اے میں جو تقریر, وہ تو فارن آفس ہی ڈرافٹ کرتا ہے, ہمارا مشن, اور وہ کیا کرتے ہیں. تو آپ لوگوں نے بھی وہ کلبھوشن کا, وہ کلبھوشن کا تو اگر انہوں نے نہیں کیا, لیکن کشمیر پہ بات ضرور کی. اس کے علاوہ ان کی اپنی یہ بالکل ایک کلیئر ان کی ایک ڈائریکشن تھی, لائن تھی کہ انڈیا کے خلاف زیادہ بات نہیں کرنا, نہ بات کریں. اچھا, تو اس کا فائدہ ہوا یا نقصان؟ انڈیا نہیں, ایک پالیسی ہے, بندہ کسی سوچ سے تو بناتا ہے نا پالیسی. ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کہا ہو کہ ہمیں شاید اس سے کوئی فائدہ ہوگا, تو وہ فائدہ ہوا کہ نہیں؟ پتہ نہیں ان کو ہوا ہو, تو پاکستان کو تو کوئی نہیں ہوا, کیونکہ انڈیا کی پالیسی میں ہم نے کوئی چینج نہیں دیکھی. یہ ہمارے جو دفتر خارجہ ہے اس کی جو ترجمان ہیں وہ بتا رہی ہیں کہ وزیر اعظم ہاؤس سے ہندوستان کے بارے میں ان کو کیا ہدایات دی گئیں, اور یہ ہدایات عین اس وقت دی جا رہی تھیں جب کہ پاکستان کے آرمی چیف کے اوپر نریندر مودی بات کر رہے تھے, اور انہیں جو ہے وہ دہشت گردوں کا ساتھی قرار دے رہے تھے, اور نواز شریف کو کہہ رہے تھے کہ وہ مسائل کا حل بتائیں گے. اس سازشی گھرانے کی جو سیاست ہے وہ یہیں پہ ختم نہیں ہوئی. اس کے بعد نواز شریف نے اپنے مختلف بیانات میں فوج کے اوپر رقیق حملے کیے. یہی رقیق حملے ان کی بیٹی مریم نواز شریف نے بھی جاری رکھے. تھوڑا سا زیادہ میں آپ کو نہیں دکھا سکتا کیونکہ انہوں نے جس طریقے کی گفتگو کی وہ بہت ہی نامناسب ہے. تھوڑا سا دیکھ لیجئے کہ ان کی لائن کیا تھی فوج کے بارے میں. ابھی حالیہ یہ جو نئی نسل ہے مریم نواز شریف کی اور نواز شریف کی کیا لائن ہے وہ دیکھ لیجئے. تھینک یو, جیتے رہو, سلامت رہو. ذرا تیز کر لو, تیز کر لو. تھینک یو, جیتے رہو, سلامت رہو. دیا اس پاکستان کو, برباد کر چکا ہوں اس پاکستان کو, تباہ کر دیا اس پاکستان کو, لہو لہان کر دیا پاکستان کو. نواز شریف آپ پاکستان تم ٹھیک کرو, خراب کریں یہ فوج کے جنرل اور ٹھیک کریں نواز شریف. میں اس بات پہ کنونسڈ ہوں کہ ڈیفنس بجٹ کو اور بھارت کے ساتھ جو پیس پروسیس ہے اس کو الگ الگ دیکھیں. میں ڈی ایچ اے کے خلاف ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ فوج کو پلاٹ نہیں بانٹنے چاہیے, جنرلوں کو پراپرٹی ڈیلر نہیں ہونا چاہیے. 65 میں فیک پرائمری اس وقت مسئلہ آ رہا ہے, ہم دیکھ رہے ہیں کہ عدم اعتماد کی جو تحریک انہوں نے پیش کی اس کے اندر ایک نقطہ یہ ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر نے یورپی یونین کے اوپر تنقید کیوں کی. میں نے کل بھی پوچھا تھا کہ یورپی یونین سے آپ کا کیا اتنا قریبی رشتہ ہے کہ آپ کو اتنی زیادہ تکلیف ہوئی ہے. پرائم منسٹر نے جو بات کہی تھی وہ تو بالکل سمپل بات تھی. انہوں نے کہا کہ یہی لیٹر جو آپ نے ہمیں لکھا ہے, آپ نے ہندوستان کو یا کسی اور ملک کو بھی کیا اس بارے میں بات کہی ہے؟ لیکن آپ دیکھیے کہ حمزہ شہباز جو ہیں وہ اس کے اوپر کیا بات کر رہے ہیں, اور اب سے کچھ دیر پہلے فضل الرحمان نے بھی یہی بات کی, وہ آپ سن چکے ہیں. حمزہ شہباز نے آج کیا بات کی وہ بھی آپ سن لیجیے. تشویش کی بات یہ ہے کہ عمران نیازی اپنی حرکات اور سکنات کی وجہ سے آج سیکیورٹی معاملات پر غیر ذمہ دارانہ گفتگو کرتا ہے. پہلے تو اپوزیشن کو للکارتا تھا, کبھی امریکہ کو کہتا ہے ایبسولوٹلی ناٹ. مجھے بتائیں یہ کون سی ڈپلومیسی ہے؟ یورپین یونین کو
भरे जलसे में रकेतता है, लुटाड़ता है। ये कौन सी फॉरेन पॉलिसी है? अभी आपने देखा कि हमजा शहबाज को इस बात के ऊपर गिला है कि वज़ीर आज़म एब्सोल्युटली नॉट क्यों कह रहे हैं और यूरोपीय यूनियन के ऊपर वो बात क्यों कर रहे हैं। दरअसल ये जो घबराए हुए चेहरे हैं, अभी मरियम नवाज़ की तो गुफ्तगू यहाँ पे सुनाने के काबिल ही नहीं है जो उन्होंने कई बातें कही हैं। अब ये जो सारी गुफ्तगू है ये बुनियादी तौर के ऊपर क्या कर रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की आज़ादाना खारजा पॉलिसी क्यों है। चाहे आप फजलुर रहमान को उठा के देखें, चाहे आप शहबाज शरीफ को देखें, चाहे उनके बच्चों को उठा के देखें, आपको एक ही चीज़ नज़र आएगी कि अदम एतमाद की तहरीक इसलिए जमा कराई गई है कि आज पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी जो है उसमें एब्सोल्युटली नॉट क्यों कहा गया है, यूरोपीय यूनियन को क्यों जो है वो बात की गई है। अब आप मुझे बताइए, पाकिस्तान के लोगों ने फैसला करना है, क्या वो इन लोगों के पैसे जो यूरोप में पड़े हुए हैं, जो लंदन में पड़े हुए हैं, क्या हमने उसके मुहाफ़िज़ के तौर के ऊपर ज़िंदगियाँ गुजारनी है या हमने एक आज़ादाना और ख़ुद मुख्तार फ़ॉरेन पॉलिसी को आगे लेके चलना है। एक तरफ ये पाकिस्तान की फ़ौज को अपना निशाने पे रखे हुए हैं, दूसरी तरफ ये समझते हैं कि हम एक अंजुमन गुलामा की तरह अपनी ज़िंदगी बसर करें। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त पाकिस्तान में एक मुकम्मल इत्तेहाद और यगानगत है। तमाम इदारे जो हैं उनकी तरफ से या तमाम जो पाकिस्तान की हुकूमत है उनकी तरफ से अवाम को ये यकीन दहानी हम करा चुके हैं कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी आज़ादाना होगी, ख़ुद मुख्तारी पर मबनी होगी और हमारे मुफाद में होगी। और हमारा मुफाद में ये मुफाद भी शामिल है कि हम वेस्टर्न ममालिक का जो ब्लॉक है, चाहे वो अमेरिका है या यूरोपीय यूनियन है, हम उनसे अच्छे ताल्लुकात के हामी हैं। हम अमेरिका से अच्छे ताल्लुकात के हामी हैं, हम यूरोपीय यूनियन से अच्छे ताल्लुकात के हामी हैं, लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि हम अपनी ख़ुद मुख्तारी को उनके ख्वाहिशों के ग़ुलाम बना दें। हमने अपनी फ़ॉरेन पॉलिसी अपने जो मफादात हैं उसके ताबे रखनी है। और दूसरे लोग जो हमें कहते हैं कि नहीं हमारी तो तजारत सारी जो है वो यूरोप के साथ है, ये बिल्कुल दुरुस्त बात है, लेकिन हमारी तजारत उनके साथ है। हमारी अपनी गैरत के नाम को बेच के तो हम तजारत नहीं कर रहे। तजारत की उनको भी ज़रूरत है, हमें भी ज़रूरत है। तजारती ताल्लुकात एक दूसरे के मफाद के ऊपर मबनी होते हैं, लेकिन जहाँ पे हमें ये कहा जाए कि हम अपनी इज़्ज़त नफ्स ख़त्म कर दें, हम एक ग़ुलाम बन जाएं, हम अपने किसी मफाद को सामने ना रखें और एक ऐसी जो है वो लीडरशिप का रोल अदा करना शुरू कर दें कि जिसके पास इज़्ज़त नफ्स ही ना हो। अगर लीडरशिप के पास इज़्ज़त नफ्स नहीं होगी तो आम आदमी के पास कैसे जो है वो इज़्ज़त नफ्स होगी। लिहाजा आज पूरा पाकिस्तान, वज़ीर आज़म पाकिस्तान के पीछे खड़ा है और हम इंशाल्लाह इसी आज़ादाना खारजा पॉलिसी को आगे लेकर चलेंगे। और जहाँ तक फजलुर रहमान साहब का और बिलावल भुट्टो साहब का, तो खैर इस्लामाबाद वाले तो शुक्रिया अदा कर रहे हैं। कितने लॉन्ग मार्च जो हैं वो इतनी हंसी पे ख़त्म होते हैं जितना पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च ख़त्म हुआ। इतना हंसी खुशी और इतना जो है कहकों से भरपूर लॉन्ग मार्च जो उन्होंने ख़त्म किया, उसके ऊपर हम उनसे शुक्रिया अदा करते हैं। जहाँ तक अदम एतमाद की तहरीक का ताल्लुक़ है, यकीनी तौर के ऊपर हमारी यही ख्वाहिश है कि 21, 22 और 23 को यहाँ जो वफूद हैं वो आने शुरू हो जाने हैं इस्लामी वज़राए ख़ारजा के। और आपको मालूम है कि ये जो इस्लामी वज़राए ख़ारजा की कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, 23 मार्च की जो परेड है उसमें पूरी दुनिया के जो इस्लामी ममालिक के वज़राए ख़ारजा हैं वो भी उस परेड में खड़े होंगे और उनके साथ जो इम्पॉर्टेंट यूरोपियन ममालिक के स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो भी, उनको भी दावत दी जा रही है, वो भी उस परेड में खड़े होंगे। लिहाजा हम ये चाहते हैं कि जो सारे सियासी ड्रामे हैं ये इस इवेंट से पहले ख़त्म हो जाए और उसी को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। जिस तरह आज वज़ीर आज़म साहब ने अपने बयान में कहा, हम इस महाज के ऊपर पुरएतमाद हैं। इसके ऊपर जो इस वक्त की जो कानूनी पोजीशन है वो भी बड़ी वाज़ेह है। स्पीकर साहब के पास बिल्कुल ये इख्तियार है कि वो वोट कबूल नहीं करेंगे उन लोगों की जिन्होंने कि ये अपनी पार्टी का मैंडेट के ख़िलाफ़ वो जाएंगे। वो आर्टिकल 63 उसके ऊपर बड़ा वाज़ेह है। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी बता दूं कि हमारे तमाम MNAs जो हैं
इस वक्त 179 लोग वो थे जो कि जिनकी प्राइम मिनिस्टर साहब जो हमारी पार्टी से और हमारे अलाइज हैं उनकी हमें पूरी मुकम्मल हमायत हासिल है, और हमें एक्स्ट्रा वोट्स जो हैं उनकी भी उम्मीद है। कल मैंने कहा था 4 या 5 होंगे, आज उम्मीद है कि हमें एक आध और आदमी जो है वो ज्वाइन कर जाएगा, तो हमें उम्मीद है कि ये हमारा नंबर जो है ये भी बढ़ जाएगा। 172 लोग अपोजिशन ने लेके आने हैं असम्बली में, हमने ज़ाहिर है कि लोग अपने जो हैं वो असम्बली में लेकर नहीं आने हैं, और हमारी कोशिश यही होगी कि ये मसला जल्द अज जल्द जो है वो ख़त्म हो सके। सर ये बताइएगा कि अभी आपने कहा कि OIC का जो इजलास है उसके लिए मेहमान भी आएंगे, और आपने दावतनामों का भी जिक्र किया कि बड़े मेहमानों को वो बुलाया जा रहा है। आपने कहा कि उससे पहले ये हल हो जाना चाहिए, तो क्या हुकूमत ये फैसला कर चुकी है कि वो इजलास इसी आने वाले हफ्ते में बुला लेगी? कोई हवाले से फैसला हमने तो नहीं करना, ये तो स्पीकर साहब ने करना है, हम तो जो अपनी मुद्दा है ये बताइएगा कि आर्टिकल 63A की बात हो रही है कल से बहुत ज़्यादा, और ये डिबेट आ रही है अपोजिशन की तरफ से कि जब एक जुर्म जब वोट डाल दिया जाएगा उसके बाद वो इम्प्लीमेंट होगा और उसके बाद प्रोसेस होगा, तो क्या वो काउंट होगा या वो प्रोसेस ही रुक जाएगा सारा? जो अपेरेंटली जो रीड है आर्टिकल 63(1)A उसके तहत तो स्पीकर को ये जो डिक्लेरेशन का इख्तियार है कि एक आदमी उसने फ्लोर क्रॉस किया या नहीं किया, ये इख्तियार जो है ये लीडर ऑफ दी पार्टी का है। लीडर फैसला करेगा कि किसी आदमी ने हाउस फ्लोर क्रॉस किया या नहीं किया, और उसके बाद स्पीकर ने उसकी डिक्लेरेशन जारी करनी है। लिहाजा ये तो बेतुकी बात है कि आइन कहे कि नहीं पहले तो आप खिलाफ वर्जी कर लें और फिर हम आपको सज़ा देंगे। सो खिलाफ वर्जी से ही रोकना जो है वो आर्टिकल 63(1) में लागू होता है। नहीं, इत्तेहादियों की तो एक अपनी पार्लिमानी पार्टी है, वो जी है यार। वज़ीर आला पंजाब जो हैं वो 2 वजूहात से इस वक्त वज़ीर आला है। एक ये कि उन्हें इमरान खान का एतमाद हासिल है, और दूसरा ये कि उन्हें जो PTI की पार्लिमानी पार्टी है उसका एतमाद हासिल है, और वो उस वक्त तक ही वज़ीर आला रहेंगे जब तक वो इन दोनों एतमाद जो हैं वो उनको रहेंगे। और जिस तरह से आपने दी भी थी खबर कुछ दिन पहले दी थी कि वज़ीर आला ने तो ख़ुद भी वज़ीर आज़म साहब को मिल के ऑफ़र की थी कि वो रिज़ाइन करने के लिए तैयार है। इस वक्त हमारा फोकस नो कॉन्फिडेंस है, पंजाब के ऊपर जो बड़े फ़ैसले हैं उसकी तरफ भी इंशाअल्लाह हम आएंगे, लेकिन अभी नहीं। किन्होंने, अब हमें क्या पता फेक है ये। फवाद चौधरी साहब कुछ अर्सा पहले तहरीक लब्बैक ने रोड ब्लॉक किए हुए थे, तो वफाकी वज़रा कह रहे थे कि उनके पीछे गैर मुल्की हाथ है, तो अब दोबारा कहा जा रहा है कि गैर मुल्की हाथ है नो कॉन्फिडेंस के पीछे भी, तो क्या ये वही तो गैर मुल्की आता है जो तहरीक लब्बैक के पीछे था, ये कोई नया है? तहरीक लब्बैक के पीछे भी सारा जो उनकी सोशल मीडिया कैंपेन थी वो हिंदुस्तान से हो रही थी, और हमने जो पूरा वहाँ पे आपके सामने रिकॉर्ड रखा था वो तहरीक लब्बैक को पूरी सपोर्ट जो है वो हिंदुस्तान के अकाउंट से हो रही थी, उसके ऊपर कभी कोई डिनाइल नहीं आया। साहब ये बताइएगा कि आपने कहा कि ये जो आर्टिकल है इसका तलाक पहले होना चाहिए, तो जो आइन के मुताबिक तो ये कि नहली उस वक्त होती है कि जब कोई रुकन वज़ीर आज़म के खिलाफ वोट दे देगा तो उसके बाद उसकी, तो क्या नीयत की बुनियाद पर हुकूमत जो है अपने अरकान के खिलाफ फैसला कर लेगी? और दूसरा ये कि क्या मुस्लिम लीग काफ और MKM की जानब से आपको वाज़ेह यकीन दहानी मिल गई है, क्योंकि अभी भी मुस्लिम लीग काफ की क़यादत और MKM की क़यादत तो अपोजिशन रहनुमाओं से मुलाकातें, यकीन दहानियाँ हमें सब की तरफ से मिल गई हैं, और ये जो आर्टिकल 63(1)A है ये डिफरेंट है जिससे आप बात कर रहे हैं। वो 2 है जो कहता है कि वोट देंगे तो डिस्क्वालीफाई होंगे। आर्टिकल 63(1)A जो है वो ये कहता है कि अगर एक आदमी अपनी पार्टी छोड़ रहा है और दूसरी पार्टी ज्वाइन कर रहा है, तो अगर लीडर ऑफ द हाउस इस नतीजे पे पहुंच जाता है कि इस आदमी ने अपनी पार्टी छोड़ दी है, तो उसके साथ ही वो डिक्लेरेशन। अपोजिशन के 5 बंदे कौन से वाले आपके पास? अपोजिशन के भी 5 बंदे बताएंगे, लेकिन एंड पे बताएंगे ना सारे। रिजवान, और इसमें आपने बताया कि माजी में फौज के खिलाफ इस तरह से ये दोनों जमातें कॉन्स्पायर करती रही हैं, ये एक तासर ये दे रहे हैं और हर जगह ये बैठ के बात भी हो रही है कि फौज हमारे साथ है, ये एस्टेब्लिशमेंट हमारे साथ है, इस बार इसी वजह से हम बड़ी कुव्वत के साथ हुकूमत पर हमलावर हुए। प्राइम मिनिस्टर ने उस दिन हमसे गुफ्तगू में ये कहा कि फौज इनके साथ, ये सर थोड़ा सा क्लियर कर दें कि फौज इनके साथ है या नहीं? हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम है उसमें फ़ौज को हुकूमत के साथ ही रहना होता, और अगर फ़ौज हुकूमत के साथ नहीं होती तो ज़ाहिर है हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम के वो उसके बरक्स होगा। तो फ़ौज ने तो अपनी आइन के ऊपर अमल करना, फ़ौज आइन के ऊपर अमल करेगी। जब आप ये कह रहे हैं कि आपकी पार्लियामेंट्री पार्टी इंटैक्ट है, 189 लोग मौजूद हैं, जब सारी 179 जब सारे लोग आपके साथ हैं,
और कोई टूटा नहीं बन जाता, फिर लोगों को क्यों रोक रहे हैं वोट डालने से? किसको वोट डालने से? हमने तो वोट नहीं डालना ना। आप कह रहे हैं कि आप लोग वहाँ नहीं आएंगे और उनको नियत की बुनियाद पर उनको वहाँ नहीं, इसलिए कि वोट डालना जो है वो तो अदम एतमाद के हक में डालना है ना, वो तो अपोजिशन ने दिखाना है ना, वो अपोजिशन दिखाए अपने बंदे। मैंने तो कहा था मीडिया के सामने पेश कर दें। जी फहीम, अभी हम जो सारे लोग हैं, तरीन साहब हैं, अलीम खान साहब हैं, या बाकी जो तमाम लोग हैं, वो भी राब्ते में होंगे और इंशाअल्लाह ताला एक उनके साथ भी बातचीत जो है वो रहेगी और हम एक मुतहदा किस्म का जो रिस्पांस है वही देंगे इंशाअल्लाह। थैंक यू सर।